Hello students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to discuss about BPSC 141 गांधी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं जो आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो मुझे आपको दो इन्फॉर्मेशन भी देनी है। फर्स्ट है कि अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पर आप इजीली सब्जेक्ट कोड टाइप करके गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है इससे। इन केस अगर परचेज़ करने में कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321। ओके, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप रेगुलर क्लास अपडेट्स रिसीव कर सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रीफली एग्जामिन गांधीज व्यू ऑन मॉडर्न सिविलाइजेशन। महात्मा Gandhi was one of the most influential thinkers of modern India. He expressed his views on modern civilization mainly in his famous book called Hind Swaraj 1909. Gandhi believed that true civilization should help people live a moral, simple and peaceful life. He criticized modern Western civilization because he felt that it focused too much on material progress and ignored moral values. अब गांधी जी सिविलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो गांधी जी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज जो 1909 में उन्होंने लिखी थी, उसमें उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन पे अपने व्यूज़ दिए। उनका मानना ये था कि असली सिविलाइजेशन वो है जो जब इंसान मॉरल, सिंपल एंड पीसफुल लाइफ जीता है। ठीक है, ना कि मटेरियल चीज़ें जैसे कि कार ले ली ढेर सारी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े घर बना लिए, तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन एक पीसफुल लाइफ लीड करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके हिसाब से जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन था वो मटेरियल प्रोग्रेस पे ज़्यादा फोकस था और मॉरल वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहा था। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो गांधी जी के हिसाब से सिर्फ पैसा एंड टेक्नोलॉजी बढ़ना ही प्रोग्रेस नहीं होती। असली प्रोग्रेस तब होती है जब इंसान का कैरेक्टर एंड मॉरलिटी भी इम्प्रूव। ओके, गांधी जी's criticism of modern civilization के क्या criticism थे, let's see. Excessive materialism. Gandhiji argued that modern civilization encouraged people to chase wealth, comfort and luxury. According to him, people become more concerned with material possession than with moral and spiritual development. अब इनके हिसाब से क्या था कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो मटेरियलिज्म का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, कंफर्ट एंड लग्जरी के पीछे भागना। तो गांधी जी कहते थे कि मॉडर्न सोसाइटी में लोगों का जो फोकस है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे नहीं है, बल्कि वेल्थ को कैसे अक्यूमुलेट किया जा सके उस पर ज़्यादा हो गया है। लोगों की नीड्स कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है, ग्रीड बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। उसने 4 कारें ले लिए, मेरे पास एक ही है। उसने तीसरी कार 50 लाख की खरीदी है, लेकिन मैंने तो 10 लाख की खरीदी। तो इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये चीज़ रुकेंगी क्या? बिल्कुल नहीं, ये नहीं रुकेंगी। डिपेंडेंस ऑन मशीन. गांधी जी was not completely against machine, but he opposed excessive use. He felt that large-scale industrialization and machinery reduce employment opportunities and exploit workers. He believed that machine often benefit a small group of people while harming the poor. अब इनके हिसाब से ठीक है, मशीन का आप यूज़ कीजिए, लेकिन इतना भी मत यूज़ कीजिए कि एम्प्लॉयमेंट पे आँच आ जाए। ठीक है, इनके हिसाब से क्या था कि मशीन्स की वजह से जो पुअर लोग हैं उन्हें बहुत सहन करना पड़ रहा है। ठीक है, इसी की वजह से जो वर्कर्स हैं वो भी बहुत एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। गांधी जी क्या कहते थे कि मशीन का फ़ायदा अक्सर कुछ अमीर लोगों को होता है, जबकि जो गरीब लोग हैं उन्हें तो नुकसान ही होता है। मॉरल and spiritual decline. Gandhiji believed that modern civilization weakened moral values. People become selfish, focus only on personal success. He argued that true progress should be measured by ethical behavior, self-control and service to others rather than by economic growth alone. अब moral and spiritual decline की अगर बात की जाए तो गांधी जी के हिसाब से मॉडर्न सिविलाइजेशन मॉरल वैल्यूज़ को वीक करती है। लोग सिर्फ पर्सनल सक्सेस के बारे में सोचते हैं।
उन्हें सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी की कोई चिंता नहीं है। गांधी जी के हिसाब से जो प्रोग्रेस का मेजर है वो जीडीपी या इनकम से नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसे होना चाहिए, ऑनेस्टी के थ्रू, सेल्फ कंट्रोल के थ्रू, अच्छे बिहेवियर के थ्रू, आप लोगों की कितनी हेल्प कर रहे हैं, इसके थ्रू मेजर होना चाहिए। ओके, वॉयलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। According to Gandhi, modern civilization promote exploitation of weaker nation and people. He observed that industrialized countries often use their power to dominate colonies and exploit resources. He linked modern civilization with war, competition and violence. गांधी जी के हिसाब से मॉडर्न सिविलाइजेशन एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस को बढ़ावा देती है। इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज़ हैं वो वीकर नेशंस का बहुत एक्सप्लॉयटेशन करती है, ठीक है, एंड कॉलोनिज्म इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया था, करेक्ट, एंड गांधी जी को लगता था कि कंपटीशन एंड ग्रीड से वॉर भी होते हैं, इसलिए उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को वायलेंस से डायरेक्टली कनेक्ट किया था। गांधी जी इज ऑल्टरनेटिव विजन, सिंपल लिविंग, इनके हिसाब से सिंपल आप रहिए। गांधी जी एडवोकेटेड अ सिंपल लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन लिमिटेड नीड्स। ही बिलीव दैट हैप्पीनेस कम फ्रॉम कंटेनमेंट एंड रादर दैन अक्यूमुलेटिंग वेल्थ। आप खुद में सेटिस्फाइड रहना जैसे सीख जाएंगे वैसे ही आपको पीस मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपनी लाइफ से पीसफुल रहिए, खुश रहिए, ठीक है, सिंपल लिविंग। Self-reliant villages. He considered villages as the foundation of Indian society. Gandhi supported village industries, handicraft and local production. He believed that self-sufficient villages would reduce the poverty and unemployment. गांधी जी villages को इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन मानते थे। उन्होंने ग्राम स्वराज का एक कंसेप्ट दिया था। ओके, अगर आपको ना बता दो, एक ग्राम स्वराज का कंसेप्ट दिया था। उनका मानना था कि हर विलेज इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। विलेज इंडस्ट्रीज़ है और जो विलेज के हैंडीक्राफ्ट्स है और लोकल प्रोडक्शन, इन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा और माइग्रेशन भी कम होगा। लोगों को एक ही जगह काम मिलेगा तो वो वहीं रह जाएंगे। मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। फॉर गांधी द पर्पस ऑफ सिविलाइजेशन वॉज टू इम्प्रूव ह्यूमन कैरेक्टर। ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी, कंपैशन वर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मटेरियल अचीवमेंट। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दैन मटेरियल अचीवमेंट के। 4 घर बना लिए लेकिन आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो ये चीज़ गलत है। मॉरल्स होना बहुत ज़रूरी है, आपकी नीयत साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने आपको किसी दूसरे इंसान के लिए सामान दिया है कि भैया आप इसे पहुंचा देना, तो आपका काम है कि आप उसे ईमानदारी से पहुंचाएं, उसमें ताका झाकी ना करें, उसमें से कुछ सामान निकाल के रख ना लें, ठीक है। तो ये क्या, ये सारी बातें ह्यूमन कैरेक्टर पे बेस्ड है। स्वराज, सेल्फ रूल। गांधी जी's आइडिया स्वराज was not only political freedom but also self-discipline and self-control. He believed that individual and communities should govern themselves responsibly. अब बात आती है स्वराज की। गांधी जी के लिए स्वराज सिर्फ ब्रिटिश रूल से फ्रीडम नहीं था। स्वराज का मतलब था कि सेल्फ रूल हो और सेल्फ डिसिप्लिन हो। अगर इंसान अपने इमोशन और डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता तो ट्रूली फ्री नहीं है। इसलिए गांधी जी ने सेल्फ कंट्रोल को स्वराज का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना था। ओके, लेट्स सी द कंक्लूजन। गांधी व्यू मॉडर्न सिविलाइजेशन एज मटेरियलिस्टिक, exploitative and morally weak. He emphasized simple living, self-reliance, moral values, non-violence as the foundation of better society. His ideas continue to inspire discussion on sustainable development, ethical living and social justice in the modern world. अब यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है कि गांधी जी ने किस चीज़ को प्रमोट किया था कि आप सिंपल लाइफ लीड कीजिए, सेल्फ रिलायंट रहिए, मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट कीजिए, लड़ाई झगड़े मत कीजिए। यही फाउंडेशन है एक अच्छी सोसाइटी का, ठीक है। उनके जो आइडियाज़ हैं कि लोग डिस्कशन करें किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, एथिकल लिविंग कैसे लीड की जा सकती है, सोशल जस्टिस क्या होता है, ठीक है। तो उनका जो फोकस था वो इन्हीं बातों पे था। वो नहीं चाहते थे कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो हमारे देश पे हावी हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें very important for leading a peaceful life. Describe Gandhi's struggle in South Africa. The years that Mahatma Gandhi spent in South Africa, 1893 to 1914, played a very important role in shaping his ideas and method of struggle. Gandhi went to South
Africa as a young lawyer, but he soon witnessed the racial discrimination faced by Indians and other non-white people. His experience were there inspired him to fight against injustice and develop the principle of satyagraha, truth and non-violent resistance. 1893 में गांधी जी एक लॉयर के रूप में साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खुद एक्सपीरियंस किया। तो सबसे फेमस इंसिडेंट हुआ था उनका एक रेलवे स्टेशन पे हुआ था, ओके। एंड गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास टिकट था, फिर भी इंडियन होने की वजह से उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। सोचिए, टिकट वैलिड था, लॉ उनके साइड में था, लेकिन स्किन कलर की वजह से क्या हुआ, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि उनका ये खुद का एक्सपीरियंस था। तो इसकी वजह से उन्होंने एक प्रिंसिपल डेवलप किया जिसे कहते हैं सत्याग्रह, ट्रुथ and non-violent resistance. Gandhi's arrival and early experience. Gandhi arrived in South Africa in 1893 to work as a lawyer for Indian merchants. Soon his arrival experienced a racial discrimination. One famous incident occurred when he was thrown out of the first class railway compartment. यही मैंने स्टोरी अभी आपको बताई कि उनके साथ ये कितना गलत हुआ था, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि एक यंग लॉयर थे और उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। was also denied accommodation in hotels and faced insult because of his skin color and Indian identity. सिर्फ उनके रंग की वजह से, उनके इंडियन आइडेंटिटी की वजह से उनका जो अकोमोडेशन है वो डिनाई कर दिया कि आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। दिस इंसिडेंट डीपली अफेक्टेड गांधी एंड मोटिवेटेड हिम टू वर्क फॉर द राइट ऑफ इंडियन एंड लिविंग इन साउथ अफ्रीका। इन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से गांधी जी बहुत अफेक्ट हो गए थे और यहीं से उन्हें मोटिवेशन मिला कि अब मैं इंडियंस के राइट के लिए काम करूंगा जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। फाइट फॉर इंडियन राइट्स। लेट्स सी। At the time, Indians in South Africa faced many restrictions. They were denied equal rights, subjected to unfair taxes, treated as second-class citizens. To organize Indian community, Gandhi established the Natal Indian Congress in 1894. This organization worked to protect the political and social rights of Indians. Gandhi used petition, public meeting and newspaper to spread awareness about discrimination. He encouraged Indians to unite and demand justice through peaceful means. अब यहाँ पे बात की जा रही है फाइट फॉर इंडियन राइट्स की। उस समय साउथ अफ्रीका में इंडियंस को सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। उन पर अनफेयर टैक्सेस लगाए जाते थे, पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए जाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गांधी जी ने 1894 में एक नटल इंडियन कांग्रेस इस्टेब्लिश की। इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियंस को यूनाइट करना, सबसे पहली बात, राइट्स को प्रोटेक्ट करना और अवेयरनेस स्प्रेड करना। ठीक है, गांधी जी ने पिटिशन, पब्लिक मीटिंग एंड न्यूज़पेपर का यूज़ किया ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके। ही इनकरेज्ड इंडियंस टू यूनाइट एंड डिमांड जस्टिस थ्रू पीसफुल। शांति से हमें क्या करना है? जस्टिस डिमांड करना है। डॉक्टर यहाँ पर इंडियन के राइट्स के लिए फाइट की गई थी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। Development of Satyagraha. The South African government introduced law requiring Indians to register and carry identity passes. Gandhi strongly opposed this law. In 1906, he launched the first Satyagraha movement, urging Indians to resist unjust law without using violence. Thousands of Indians participated in protests, refused to register, accepted imprisonment rather than obey discriminatory law. Gandhi himself was arrested several times. His commitment to truth, courage, non-violence inspired many people. अब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ सत्याग्रह की। साउथ अफ्रीका में एक नया लॉ आया, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग इंडियंस को रजिस्ट्रेशन करवाना है और आइडेंटिटी पास कैरी करना कंपलसरी था। तो ये लॉ डिस्क्रिमिनेटरी था क्योंकि मेनली इंडियंस को ही टारगेट किया गया था इसमें। तो गांधी जी ने इस लॉ को स्ट्रांगली अपोज किया, लेकिन उन्होंने वॉयलेंस का रास्ता नहीं चुना। यहीं से उन्होंने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया जिसे हम क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, इस नाम से हम जानते हैं कि किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। शांति से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हमें जस्टिस चाहिए। हम ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है हम वो नहीं मानेंगे, भले ही जेल चले जाएंगे लेकिन इस तरह के लॉ को नहीं मानेंगे। गांधी जी खुद भी बहुत बार अरेस्ट हुए थे, तो उनका जो कमिटमेंट था ट्रुथ को लेके, करेज को लेके, वो बहुत लोगों को इंस्पायर कर गया। ठीक है, सक्सेस ऑफ द मूवमेंट। लेट्स सी।
द स्ट्रगल कंटिन्यूड फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत साल तक ये चीज़ें चलती रही. गांधी ऑर्गेनाइज मार्चेस, प्रोटेस्ट एंड कैंपेन अगेंस्ट unfair law and taxes. Due to pressure created by these peaceful movements, the South African government agreed to make some reform. Several discriminatory measures against Indian were withdrawn or modified. साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल कई सालों तक चला था, जैसे कि लिखा हुआ है कि गांधी जी ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, मार्चेस निकाले, पब्लिक कैंपेन्स चलाए. तो पीसफुल प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग था कि गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करनी ही पड़े. ठीक है, कई सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को मॉडिफाई कर दिया गया या फिर उन्हें वापस ले लिया गया. तो इंडिया को कुछ राइट मिले एंड गांधी जी के और सत्याग्रह की सबसे बड़ी जीत हुई. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया. लेट्स सी द कंक्लूजन. गांधी जी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका वर अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. दे हेल्प्ड हिम डेवलप द philosophy of satyagraha, which later became the foundation of India's freedom movement. His fight against racial discrimination showed that non-violent resistance could be a powerful tool for achieving justice and social change. South Africa transformed Gandhi from a lawyer into a great leader and champion of human rights. साउथ अफ्रीका गांधी जी की लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था. यहीं उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, यहीं सत्याग्रह का जन्म हुआ और यहीं गांधी जी एक ऑर्डिनरी लॉयर से ग्लोबल लीडर बन गए. ठीक है, एंड ही फाइट अगेंस्ट, उन्होंने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट तो फाइट किया ही, कैसे? नॉन वायलेंट होकर. और यही एक पावरफुल टूल बना अचीविंग जस्टिस एंड सोशल चेंज को लेकर. ठीक है, उन्होंने प्रूव किया कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के थ्रू भी जस्टिस को हासिल किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द गांधीयन कंसेप्ट ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी. The concept of ethics and morality occupy central place in the philosophy of Mahatma Gandhi. For Gandhi, ethics and morality were not merely theories but principles to be practiced in everyday life. I believe that a good society can be built only when individuals follow moral values such as truth, non-violence, honesty, self-discipline, and respect for others. His ethical values influence not only India's freedom struggle but also people around the world. अब यहाँ पे बात आती है एथिक्स के बारे में. एथिक्स का मतलब है राइट और रॉन्ग का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. मॉरलिटी का मतलब क्या है? अच्छे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लाइफ जीना. गांधी जी के हिसाब से एथिक्स एंड मॉरलिटी के बिना सोसाइटी में पीस एंड जस्टिस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. अगर आपको ये चाहिए तो आपको डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है. ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी, ये सारे जितने भी रूल्स हैं आपको फॉलो करना ज़रूरी है. उनके जो एथिकल आइडियाज़ हैं वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थे. उनके जो आइडियाज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस कर रहे थे. उसका बहुत फ़र्क पड़ रहा था लोगों पर. ट्रुथ, सत्य एज द हाईएस्ट मॉरल वैल्यू. गांधी कंसिडर्ड ट्रुथ, सत्य एज द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी. अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रुथ इज गॉड एंड एवरी इंडिविजुअल्स राइट टू लाइव truthfully. He believed that one should always speak the truth and act honestly, even in difficult situation. For Gandhi, truth was not limited to words, it included truthful thoughts and actions. गांधी जी की फिलॉसफी का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर क्या था? ट्रुथ. उन्होंने कहा कि ट्रुथ इज गॉड, यानी सच्चाई ही भगवान है. उनके हिसाब से हर इंसान को सच बोलना चाहिए, भले वो कोई भी सिचुएशन में हो. ट्रुथ का मतलब क्या है? सच सोचना, सच बोलना और सच के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना. यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई है. ट्रुथ वॉज नॉट लिमिटेड टू वर्ड्स. सही थॉट होना ज़रूरी है और सही एक्शंस का होना भी ज़रूरी है. उनके हिसाब से ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, करेक्ट, कि एथिक्स एंड मॉरलिटी ये कितना इम्पॉर्टेंट है. उनके हिसाब से एक सही सोसाइटी तभी बन सकती है जब हर इंसान ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी को फॉलो करे, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट करे और अपनी लाइफ डिसिप्लिन के साथ जिए. ये आइडिया पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस कर रहा था. नॉन वायलेंस, अहिंसा. Another important ethical principle of Gandhi was ahimsa, non-violence. He believed that violence creates hatred and suffering. अगर लड़ाई करेंगे तो हमें of course नफ़रत तो होगी, while non-violence promote peace and understanding. अगर मैं किसी से नफ़रत ही नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी? मैं सबसे
प्यार से बात करूँगी, सबसे इज्जत करूँगी, सबके लिए अच्छा सोचूंगी और सबको समझने की कोशिश करूँगी। गांधी टॉट दैट पीपल शुड नॉट हार्म अदर्स थ्रू वर्ड, एक्शन एंड थॉट्स। उनके हिसाब से हमें कभी भी किसी को भी वर्ड्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, थॉट्स के थ्रू हर्ट नहीं करना चाहिए, परेशान या हार्म नहीं करना चाहिए। ही यूज नॉन वायलेंस एज अ पावरफुल टूल इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड शोड दैट सोशल चेंज कैन बी अचीव थ्रू विदाउट वायलेंस। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट करते वक्त गांधी जी ने वायलेंस का यूज़ नहीं किया था, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस का यूज़ किया था। इससे दुनिया को पता चल गया कि सोशल चेंज बिना वायलेंस के भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो नॉन वायलेंस एक बहुत ही पावरफुल टूल रहा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, लेट्स सी कि क्या इंपॉर्टेंस है सेल्फ डिसिप्लिन का, क्यों होना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। Gandhiji emphasized on self-control and self-discipline as essential moral qualities. He believed that a person should control desire, anger, greed, and selfishness. According to him, a disciplined life leads to moral development and inner peace. Simplicity in living and purity in conduct were important aspects of एथिकल टीचिंग। अब किसकी बात की जा रही है कि गांधी जी कहते हैं मॉरलिटी की शुरुआत सेल्फ कंट्रोल से होती है। अगर इंसान अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो मॉरल लाइफ जी ही नहीं सकता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? गुस्से को कंट्रोल में रखना, ठीक है, लालच को कंट्रोल में रखना, खुद के बारे में थोड़ा ऐसे सोचने के लिए कंट्रोल करना कि आप सेल्फिश मत बनो, आप सबके बारे में सोचो, टेम्पटेशन को मैनेज करना। गांधी जी खुद बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। उनका जो डेली रूटीन था, उनके जो हैबिट्स थे, वो सच में इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल थे, किसका? सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन का। Okay students, service to humanity. Gandhi believed that service to others is the highest form of morality. He encouraged people to work for the welfare of society, especially the poor and oppressed. He considered all human beings equal and opposed discrimination based on caste, religion, gender, social status. For him, helping others was a moral duty. अब बात आती है serving to humanity. गांधी जी कहते हैं कि सबसे बड़ी morality क्या होती है? दूसरों की सेवा करना। उनका मानना ये था कि हर इंसान को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, स्पेशली जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो दलित लोग हैं, जो अप्रेस कम्युनिटीज़ है, जो ज़रूरतमंद हैं, इनके लिए तो हेल्प करने के लिए सबको आगे आना ही चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हम सच में मॉरल नहीं हैं। एक मॉरल पर्सन वही है जो सोसाइटी के बारे में भी सोचता हो। यूनिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। One of the Gandhiji's unique ethical idea was that good ends can be achieved only through good means. He rejected the belief that wrong methods can be justified by good results. According to Gandhi, both the goal and the method must be moral and ethical. उनके हिसाब से आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, वो मॉरली राइट होना चाहिए। कुछ भी गलत करके आप सही तक नहीं पहुंच सकते। अच्छे कामों का अंत ही अच्छा होता है, ठीक है, यहाँ पे यह बताया गया है। इन कंक्लूजन, गांधी जी's concept of ethics and morality based on truth, non-violence, self-discipline, service, purity of means. He believed that moral values should guide every aspect of human life. His teaching continued to inspire people across the world to lead honest, peaceful, and socially responsible life. Gandhi जी's ethical philosophy remains highly relevant in modern society and offer valuable guidance for क्रिएटिंग अ जस्ट एंड हारमोनियस वर्ल्ड। तो गांधी जी की जो एथिकल फ़िलॉसफी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? सत्य को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो अहिंसा को फॉलो कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, सर्विस टू ह्यूमैनिटी दीजिए, एंड प्योरिटी ऑफ मीन्स। उनका मानना यही था कि मॉरलिटी सिर्फ बुक्स में नहीं होनी चाहिए बल्कि रियल लाइफ में भी लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। हिज टीचिंग कंटिन्यू, ये आज भी लोगों को इंस्पायर करती है ताकि लोग अपनी लाइफ बहुत ही पीसफुली रह सकें, ठीक है। इनकी जो एथिकल फ़िलॉसफी है वो आज भी मॉडर्न सोसाइटी में हाईली रेलेवेंट है एंड वैल्यूएबल गाइडेंस टू, ये वैल्यूएबल गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रही है किसे? पूरे देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली राइट on development's impact on environment. Development is important for improving people's life. It helps in building road, city, industries, school, hospital and other facilities. Development increase economic growth, create job
and improves living standard. However, rapid and uncontrolled development can also have the negative effects of environment. Therefore, it is necessary to understand how development impacts nature and ecological balance. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट आजकल कितना इम्पॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट का मतलब सोसाइटी और इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, जैसे कि डेवलपमेंट के थ्रू रोड्स बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, स्कूल हॉस्पिटल बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के इम्प्रूव होते हैं। तो डेवलपमेंट ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए ही ज़रूरी है, लेकिन जब डेवलपमेंट अनकंट्रोल हो जाता है तब एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान होता है। इसी वजह से डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Positive impact of development. Let's see. Development can have many positive effects on the environment when it is planned properly. Modern technology help in better waste management, water conservation, renewable energy production, and pollution control. The use of solar energy, wind energy, and eco-friendly transportation reduce environmental damage. Development also increase awareness about environmental protection and encourage sustainable practices. डेवलपमेंट का मतलब सोसाइटी और इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है। डेवलपमेंट के थ्रू रोड्स बन जाते हैं, ठीक है, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट होता है और पॉल्यूशन कंट्रोल भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? डेवलपमेंट में आती है। हमारी जो सोसाइटी है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता है। सोलर एनर्जी को यूज़ करना, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना ताकि इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आती है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है डेवलपमेंट के? डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में इसके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने पड़ रहे हैं। हमारा मेट्रो बन रही है तो 2 गार्डन को पूरी तरह से साफ़ कर दिया। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे रोड, इंडस्ट्री, डैम, अर्बन एक्सपेंशन ऑफन रिक्वायर क्लियरिंग फॉरेस्ट। जब भी हम बहुत बड़ा लेवल पे डेवलपमेंट करते हैं तो इन चीज़ों को हटाना ज़रूरी होता है, जैसे कि मेट्रो हो गया, मैंने आपको कहा कि रोड, इंडस्ट्रीज़, डैम। अगर किसी भी तरह का अर्बन एक्सपेंशन भी कर रहे हैं तो चीज़ें, फॉरेस्ट वगैरह सबसे पहले हटाने पड़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज। इसी की वजह से क्या होता है? वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, सॉइल इरोजन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंक्रीज यूज ऑफ व्हीकल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस, केमिकल्स इनटू एयर, water and soil. Air pollution causes respiratory diseases, while water pollution affects aquatic life and human health. Noise pollution from industries and transportation also disturb living organism. अब pollution की बात की जा रही है कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ बढ़ाते जाएंगे तो पॉल्यूशन भी तो बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज़ बढ़ी तो लोग भी आएंगे, तो वो कैसे आएंगे? गाड़ियों से आएंगे अपनी अपनी। उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन होगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। वाटर पोल्यूशन होगा तो एक्वेटिक लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो लोग कैसे जिएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रहेंगे, कैसे रह पाएंगे? क्लाइमेट चेंज की बात आएगी अब। ठीक है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दैट डिपेंड हेविली ऑन फॉसिल फ्यूल इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस emission. These gases trap heat in the atmosphere, leading to global warming and climate change. Rising temperature cause melting glaciers, rising sea level and extreme weather events. अब क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा। ये सब कुछ क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है। किसकी वजह से? हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से। डेवलपमेंट अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज़, फैक्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयज नेचुरल हैबिटेट्स। मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्पीशीज़ हैं, प्लांट हो गया या एनिमल स्पीशीज़ हो गया, ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं या फिर एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। मतलब उन्हें बचाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, या तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुके हैं या फिर वो बहुत कम नंबर में रह गए हैं। किसकी वजह से? सिटीज़ बन रही है, फैक्ट्रीज़ बन रही है, इन चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, हम सब नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। रैपिड डेवलपमेंट इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, एनर्जी
resources. Excessive exploitation of these resources can lead to shortage and environmental imbalance. अब इसी की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज में आगे जाके कमी आने वाली है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो बन भी नहीं पा रहे, उससे पहले ही हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, और इसकी वजह से आगे जाके जनरेशन आ रही, उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। रैपिड डेवलपमेंट की वजह से हम वाटर भी बहुत यूज़ कर रहे हैं, मिनरल, फॉरेस्ट, इन सबका ओवर यूज़ हो रहा है। नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर वही बात आ गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। आप यूज़ कीजिए, लिमिटेड यूज़ कीजिए, आज की नीड्स आपकी पूरी हो जाएं और साथ में आप आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। इसी को क्या कहते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इट प्रमोट्स बैलेंस्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तीनों चीज़ें प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, इन तीनों चीज़ों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो जाए, ग्रोथ भी हो जाए, और नेचुरल यूज़ और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी एफिशिएंटली हो जाए। ठीक है, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज एंड सिटीजन मस्ट वर्क टुगेदर टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब गवर्नमेंट को और इंडस्ट्रीज़ को एंड सिटीजन को साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि वो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकें और कंजर्वेशन मेजर्स को अडॉप्ट कर सकें। कंक्लूजन देखते हैं, डेवलपमेंट एसेंशियल फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, बिल्कुल ज़रूरी है। हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखा गया तो प्रॉब्लम सच एज पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ये चीज़ें बढ़ती ही चली जाएंगी। डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन साथ में ये चीज़ें भी बढ़ती चली जाएंगी। देयरफॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट की जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं, उन्हें अच्छे से यूज़ करना है, इफेक्टिवली यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है, ओवर यूज़ नहीं करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसे सॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।